भाई नमस्कार है और स्वागत है आप सभी भाइयों का और बहनों का। जहाँ से भी मुझे दुनिया में कहीं से भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, किसी भी जगह से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश, इंडिया कंट्री के अंदर CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंदर एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है आप सभी के लिए 2024 ईयर में। अब वो जो रिक्रूटमेंट आया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन डाला गया है, उसमें कितनी वैकेंसीज दी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो CRPF द्वारा दिया गया एक नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा, क्या ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं पूरे देश से कहीं से भी, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह के लोग ही फॉर्म भरेंगे, ये चीज़ मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। और इसके बाद जैसे मान लीजिए आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, अलग अलग राज्य के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, या फिर सिर्फ इंडिया या फिर सिर्फ ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरेंगे, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह के लोग फॉर्म भरेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस और सैलरी क्या होगी, कौन कौन सी पोस्ट है और बेनिफिट है या नहीं है अप्लाई करने के, सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप सभी लोग मुझे दुनिया में से कहीं से भी सुन रहे हो तो आप लोग इंडियंस को ये जानकारी शेयर करें। खासकर अगर आप इंडिया से ही हो तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास होगा, इसीलिए एंड तक जरूर सुनिएगा। ठीक है भाई, मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। ये CRPF द्वारा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के अंदर ये आपकी वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है भाई, इंडिया देश के अंदर ये निकाली गई है, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। अगर बात रही इस जॉब से जुड़े हुए लिंक की, अप्लाई लिंक की या फिर फॉर्म फिलअप के लिंक की, तो वो मैंने आपको वीडियो के नीचे जो भी इसके जॉब के लिंक हैं वो सारे वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। चलिए आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूँ। सारी जानकारी मैं आपको इस रिक्रूटमेंट, ये जो जॉब आई है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो, CRPF का ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसको सबसे पहले तो आप यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो यहाँ से इंग्लिश कर लेना। ठीक है भाई, जिन लोगों को हिंदी में ही ठीक है, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश वाले तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। लेटेस्ट न्यूज़ में भी आप नोटिफिकेशन वो वाला देख सकते हो जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए देखो, जैसे कि मैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में आता हूँ तो मेरे को सबसे पहले ऊपर एक नोटिफिकेशन दिख जाता है। लेकिन अभी लोग कहेंगे यार इसमें तो लिखा हुआ है स्पोर्ट पर्सन्स। हाँ भाई, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए वैकेंसी है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब अगर आप लोग एक नॉर्मल कैंडिडेट हो, सपोज मान लीजिए आप किसी और जगह जॉब कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो जॉब मान के चलें, और आप एलिजिबल हो इस पोस्ट पर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट पर्सन, यानी वो लोग जो कि फुटबॉल, वॉलीबॉल या किसी भी ऐसे खेल में खिलाड़ी रह चुके हैं, महिला पुरुष दोनों ही, और वो एक नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट और यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर वो किसी खेल पर गए हैं, तो उन लोगों के लिए वैकेंसियां रहेंगी। ठीक है भाई, फॉर द पोस्ट ऑफ GD जैसे पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोटे के लिए रहेंगी। अब देखिए, अब ऐसे में आप लोग बहुत से ऐसे होंगे जो स्पोर्ट पर्सन भी होंगे, तो आपके लिए वीडियो खास हो जाएगा। हालांकि जो लोग नहीं हैं उनके लिए तो इसमें कुछ काम का रहेगा नहीं। हालांकि आपको इससे ये पता लगेगा कि भाई स्पोर्ट में अगर आप जाते हो तो आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। सपोज आप किसी भी स्पोर्ट में जाओगे, बड़े लेवल तक उसमें खेल में जा रहे हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया जाता है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि स्पोर्ट पर्सन को गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हालांकि इसमें एक NCC करके भी है, अगर आप NCC में जाते हो तो वहाँ के उसके ही फायदे हैं। और ना कि सिर्फ स्पोर्ट पर्सन और NCC, अलग अलग कोटे भी हैं। जैसे आप देखोगे एक्स सर्विसमैन को अलग उनके बेनिफिट मिल जाते हैं, जो लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, तो इस तरीके से रिजर्वेशन है। और हालांकि अगर आप लोग इन जगहों नहीं भी जाते हो, और अगर आप किसी SC ST OBC में होते हो, रिजर्व में होते हो, तो भी आपको फायदे मिलते हैं। तो सारी जानकारी इसी वीडियो में रहेगा, आप लोग ध्यान से सुन लेना। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पर ये 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आपका आया है।
मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट पर्सन। ये आपको कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब आप एक कांस्टेबल पोस्ट पर जाओगे, जनरल ड्यूटी यानी जीडी की पोस्ट है ये, स्पोर्ट पर्सन रहेंगे सीआरपीएफ के अंदर, ठीक है भाई। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आता है इंडिया के अंदर। एप्लीकेशन इनवाइट करे जा रहे हैं, मतलब फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है। इंडियन सिटीजन जो भी महिला पुरुष भारतीय नागरिक हैं वो लोग फॉर्म भर दें। 169 वैकेंसी दी है, रिक्रूटमेंट सही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन 169 लोगों को मिलेंगी। ये सारे के सारे नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पोस्ट दिए गए हैं इन ग्रुप सी। आप देख लो, ये ग्रुप सी के अंदर आता है ऑन टेम्परेरी बेसिस, ठीक है भाई। मतलब आपकी जो लाइकली टू बी मेड परमानेंट, मतलब ये टेम्परेरी पोस्ट रहेंगे। आपको हो सकता है कुछ समय बाद अगर कहने कि आप लोगों को आप जॉब नहीं करनी तो आप लोगों को हटना होगा, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट हो सकती है। इन्होंने ये भी कहा हम इसको परमानेंट कर भी सकते हैं आपके काम को देखते हुए, सीआरपीएफ के अंदर जैसा आप काम करते हो। स्पोर्ट पर्सन को फॉर्म ये भरना है सिर्फ। ऑल इंडिया जितने भी लोग और एनीवेयर इन इंडिया इवन अब्रोड, अगर आप मान लीजिए सिलेक्ट हुए हैं, आप इंडिया में भी अब्रोड भी गए हैं, अगर कहीं किसी दूसरे, अब्रोड मीन्स हो जाता है कोई भी दूसरे देश, इंडिया को छोड़ के कोई भी दूसरे देश आप चले गए किसी भी खेल के लिए, तो आप लोग इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो स्पोर्ट्स के तौर पर, ठीक है भाई। और ये स्पोर्ट पर्सन वाला जो रिक्रूटमेंट है, ये रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट हाउस में ला दिया था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सबको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, इसमें ऑफलाइन में आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट मैं आपको बता दूं, विद इफेक्ट ऑफ 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक फॉर्म भरना है, यानी आपको पूरा 1 मंथ का समय मिलेगा, आप 1 महीने के अंदर इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये रिक्रूटमेंट डिस्कस क्यों करा जा रहा है, इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि अपने स्पोर्ट पर्सन भाई बहन लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं, ठीक है भाई। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट की फील्ड में आज के समय पर लोग कम हैं, बहुत सारे लोग हैं स्पोर्ट में, लेकिन वो हो सकता है कि वो ज़्यादा बड़े लेवल तक ना गए हों, लेकिन स्पोर्ट में भी बहुत लोग हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस किस स्पोर्ट की वैकेंसी दी है। इन्होंने बताया है कि कौन कौन से स्पोर्ट के कैंडिडेट को लिया जाएगा और उसकी क्या क्या वैकेंसी बताई जा रही है। मैं आपको सारी एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आप जिम्नास्टिक स्पोर्ट के अंदर हैं तो आप ऑलराउंडर अगर होंगे, इवेंट्स आप देख लो, ऑलराउंडर, फ्लोर एक्सरसाइज, पोमेल और हॉर्स और रिंग्स और वॉल्टिंग, टेबल पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स, ये सब आपका जिम्नास्टिक के अंदर चीज़ें होती हैं। अगर आप इन सब से रिलेट करते हो तो आपकी वैकेंसी इन्होंने दी है, 6 दी है, 6 के 6 मेल को लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप जूडो जैसे स्पोर्ट में गए हो तो ये कह रहे हैं, अगर आप जूडो में गए हो, अगर आप 52 kg वाला जो भी ये बता रहे हैं, ये जूडो स्पोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें बता रहे हैं, आपको आसानी से समझ आती होंगी। उनकी वैकेंसी इन्होंने महिला की दी है सिर्फ एक, ठीक है। ऐसे तरीके से 57 kg 60 kg ये सब दिया है। वूसू एक करके एक स्पोर्ट होता है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने सारे पॉइंट दिए हैं और एक बार वैकेंसियाँ भी दी हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। शूटिंग के अंदर अगर आप मान के चले कि आप 10 मीटर तक की जो है एयर पिस्टल से शूटिंग कर पा रहे हैं तो आपकी एक वैकेंसी दी है। इस तरीके से बॉक्सिंग अगर आप करते हो और ये 50 kg और 52 kg वाले चीज़ें दी हुई हैं, ये बॉक्सिंग के रिगार्डिंग रहेगा इंपॉर्टेंट। एथलेटिक्स अगर जो लोग रहे हैं, अगर उन्होंने 100 मीटर का करा है तो वो एक वैकेंसी उनकी है 200, और इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा और आगे चलते हैं, आर्चरी वाले लोगों की वैकेंसी आप देख लेना, और रेसलिंग फ्री स्टाइल वालों की वैकेंसी। ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है दोस्तों। आप ऑल इंडिया भी और इसके अलावा दूसरे देशों में भी, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर स्पोर्ट के अंदर गए हो, बड़े लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक गए हो किसी भी खेल में, तो आप लोग फॉर्म भर पाओगे, या नेशनल भी गए हो तो भी आप लोग फॉर्म भर पाओगे। इनमें से जिस भी स्पोर्ट्स में हो अपनी अपनी वैकेंसी आप देख सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन की वैकेंसी सारी दी है। वाटर स्पोर्ट्स, कायक और काइनो और रोइंग, ये सब आपके स्पोर्ट्स हो जाते हैं। उसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग के लिए आप अच्छी स्विमिंग कर पाते हो, 1500 मीटर की जो है फ्री स्टाइल स्विमिंग करते हो तो एक वैकेंसी आपके लिए दी है। 400 मीटर करोगे तो भी एक वैकेंसी है। तो सभी लोग अपनी अपनी देख सकते हैं यहाँ से वैकेंसी। डाइविंग अलग है और ट्रियाथलॉन अलग चीज़ है ये। कराटे, योगा, सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसी एक बार यहाँ से देख सकते हैं। हॉकी अब देखोगे, इसमें आप देखोगे इन सब में आपका क्रिकेट नहीं मिला मुझे, तो इसका मतलब क्रिकेट वाला कैंडिडेट रिक्रूट नहीं होगा।
वॉलीबॉल वाला भी रिक्रूट नहीं होगा। जिनके स्पोर्ट के नाम यहाँ लिखे हैं वही लोग रिक्रूट होंगे। टोटल 169 लोग रिक्रूट होंगे, जिसमें से 83 मेल होंगे और 86 फीमेल होंगे। फीमेल की वैकेंसी इन्होंने 3 वैकेंसी ज़्यादा दी है। सीआरपीएफ के अंदर जा रहे हो आप सभी लोग। रिक्रूटमेंट इज ओनली मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु आर अदर मेडल विनर, मतलब कि रिक्रूटमेंट उनकी होगी वो स्पोर्ट्स पर्सन की जिनको जो है अदर या तो मेडल जीत चुके हैं या फिर पोजीशन होल्डर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं या फिर विनर रहे हैं उन लोगों को, एंड या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है तो भी उन लोगों को वो रिक्रूट करेंगे। ठीक है भाई। वैकेंसीज टेंटेटिव है, अगर ये 169 से अगर 200 400 हो जाए तो आप लोगों को मान लेना है कि ये वैकेंसी में चेंज आपके लिए आया है। ठीक है। वैकेंसी अगर घट जाए, बढ़ जाए या चेंज हो जाए तो आपको वही फाइनल मानना होगा। सीआरपीएफ के पास ये भी राइट है कि आगे चल के वो चाहें तो इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है। आप सभी का सैलरी जो होगा 7th सीपीसी होगा, यानी कि जो आप स्केल सैलरी स्केल रीड करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया तो 7th सीपीसी में आपका आ जाता है ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी सीआरपीएफ के अंदर 22,000 से लेकर 69,000 तक, मतलब आप ये मान के चलो 22 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ ये आपको शुरुआती तौर पर मिलेंगे इस पोस्ट पर। ठीक है। अदर अलावेंस क्या रहेंगे? अदर अलावेंस ये रहेंगे as applicable to central government employees on appointment, the candidates shall be entitled for the pension benefit मिलेंगे आप सभी को, ये सब मिलेंगे। अदर अलावेंस भी फायदे आपको मिल जाएंगे क्योंकि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स के विभाग है। ये सीआरपीएफ जो है फोर्सेज जो आपकी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इस वजह से आपको इसमें फायदे मिलेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको बता दूं, नेम ऑफ पोस्ट जैसे कि स्पोर्ट पर्सन जाएंगे इन पोस्टों पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पे, एज 18 से 23 के बीच वाले एज के कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वही जो होता है आपका रहेगा। 10th पास चाहिए इनको, सिर्फ आप 10वीं पास होने चाहिए और किसी भी स्पोर्ट में एक बड़े लेवल तक गए हैं तो आप अप्लाई करोगे। देखिए कह भी रहे हैं स्पोर्ट पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंट, उन्होंने एक राज्य को रिप्रेजेंट करा हो या पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा हो इन एनी किसी भी रिकोगनाइज नेशनल रिप्यूट गेम्स में या नेशनल चैंपियनशिप में, बोथ चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो या फिर इंटरनेशनल रेप्यूट चैंपियनशिप कंडक्टेड अंडर द रिस्पेक्टिव फेडरेशन द्वारा कराई गई चीज़ों में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयर्स एंड स्पोर्ट्स और कंडक्टेड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। ठीक है भाई। ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर आप देख लो 2021 से 2023 के बीच में जो पहले कभी हुए हैं ओलंपिक्स, मतलब ये सब जो चीज़ें हुई हैं स्पोर्ट में, उसके लिए कह रहे हैं कि आप अगर इन समय में करे हो तभी आप लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है। हाँ तो ये चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना। आप जरूरी नहीं आप स्टेट या नेशनल कोई रिप्रेजेंट करे हो, आपने किसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दी गई हैं। आपका 10th पास सर्टिफिकेट लगेगा आपके एज प्रूफ करने के लिए भी, और क्वालिफिकेशन भी इनको सिर्फ 10वीं पास चाहिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पास्ड हो या फिर CISCE बोर्ड, यानी आपका ICSC बोर्ड है, आपका एक प्राइवेट बोर्ड है, आप उससे पास्ड हो या फिर आप एक स्टेट गवर्नमेंट के मतलब झारखंड मेघालय मणिपुर या किसी भी स्टेट बोर्ड से पास्ड हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है अदर देन सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड शैल बी, तो वही इन्होंने कहा है सीबीएसई बोर्ड हो स्टेट बोर्ड हो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके अलावा कोई बोर्ड होगा तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो भी इन्होंने कह दिया है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन मैंने जैसा आपको बताया है, ये जिनकी भी एज होगी 15 फरवरी 2024 में 18 कर गए हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे, या फिर 23 साल प्लस कर गए हैं, अगर वो SC ST हैं तो उनको 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इस तरीके से अपर एज में बेनिफिट आपको देखने को मिले जाएंगे। ठीक है। हाँ ये वाला पॉइंट एक बार आप लोग देख लेना, ओबीसी एनसीएल कौन होते हैं, SC ST कौन होते हैं, वो एक बार आप यहाँ से समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आएंगे वो देख लेना। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, आप जरूरी नहीं है कि आप उसमें जीते ही हो, आपने पार्टिसिपेट भी किया है ना, आपने अगर वहाँ पे एक एक पार्टिसिपेंट भी रहे हैं आप मतलब कि कंपटीशन में गए हैं लेकिन आप जीते नहीं हैं तब भी ये लोग आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन पहले ये विनर को लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले को पहले प्रियोरिटी देंगे सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। कंपटीशन आपके जो भी रहे हो वो 2021 से 23 के बीच में ही रहे रहे होने चाहिए।
अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे इन्होंने कंपटीशन के बारे में बताया है, मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट गोल्ड मेडल लाया है तो उसके लिए बता रहे हैं, सिल्वर मेडल किसी को मिला है या ब्रॉन्ज यानी कि थर्ड पोजीशन वाले को मिलता है ये, और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो सभी को इन्होंने बताया है। ठीक है, मैं आपको एक बार ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ओलंपिक गेम्स में गए हो, ठीक है, या समर या विंटर गेम्स के अंदर कॉम्पिटिशन में गए हो, और अगर आप एक गोल्ड मेडल लाए हो तो आपको 100 मार्क्स ये डायरेक्ट दे देंगे। अगर सिल्वर लाए हो, सिल्वर मेडल लाए हो तो 96। ये ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है या फिर समर विंटर गेम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स दे देंगे, 4-4 नंबर ये लोग पोजीशन वाइज घटा देंगे। हालांकि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट 80 मार्क्स ये आपको यहाँ पे दे देंगे। मान लीजिए आप वर्ल्ड, ये अब आपकी आ जाती है वर्ल्ड की चैंपियन, ये ओलंपिक अलग चीज़ हो गई। अब इसके अलावा अब बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में या वर्ल्ड कप जैसी चीज़ों में आप गए हो, गोल्ड लाए हो तो 90 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, और अगर आप सिल्वर लाए हो तो 86, ब्रॉन्ज लाए हो तो यहाँ पर 82, और अगर सिर्फ वहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट करे हो, जीते नहीं हो, तो ऐसे में 90। एशियन गेम्स जितने भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इस कंपटीशन की बात करें तो आपने अगर गोल्ड लाया है तो आप लोगों को यहाँ पर 80 मार्क्स मिले। एशियन गेम्स में जो एशिया के अंदर कंट्रियां हो गई, इधर जो भी गेम हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग था ये, तो उस तरीके से आप देख सकते हो पार्टिसिपेंट को सिर्फ 60 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से एशियन चैंपियनशिप और कप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अलग हो जाता है, यूथ ओलंपिक गेम्स अलग है। तो सभी लोग अपने अपने देख लेना, आपने इनमें से जिधर भी गए हो उनके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, टोटल 100 में से देंगे। ठीक है भाई, मतलब जो लोग ओलंपिक्स में गए हैं तो उनके तो फायदे ही हो जाने वाले हैं, और वो लोग अगर गोल्ड में लाए हैं तो उन लोगों के तो और ही मजे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में बता दूं, कैंडिडेट जिसने रिप्रेजेंट करा है कंट्री को और वो मेडल जीता है, ठीक है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर, इस तरीके से प्रियोरिटी देंगे। जो गोल्ड जीता होगा उसको पहले लेंगे। इंटरनेशनल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, इन सीनियर या जूनियर और या फिर यूथ कैटेगरी के अंदर वो गया है, तो फिर उसको उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो वर्ल्ड लेवल पर, ये पूरे दुनिया के लेवल पर देखेंगे, और फिर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो खेले हुए हैं, गोल्ड लाए हैं, सिल्वर लाए हैं, उस हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। जो सेकंड प्रेफरेंस ये देने वाले हैं ये उनको देंगे जो कैंडिडेट मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है या जीत गया है मेडल को, और तीसरे स्थान तक भी अगर वो आया है, वो कौन से नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में, तो उसको प्रेफरेंस देंगे, पहले इंटरनेशनल फिर नेशनल। फिजिकल स्टैंडर्ड ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने हैं, अगर आप जनरल हो तो आप लोगों का 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं 80 सेंटीमीटर का रहेगा, मेल के लिए होता है। चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है वो सिर्फ मेल के लिए होता है, और इसमें भी ये इन्होंने बताया है सीआरपीएफ में। बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर फोर्स में सिर्फ मेल का ही होगा, ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ में लिखा है तो सीआरपीएफ में आप देख लो, और इनको 80 से लेके 85 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन का जो है गैप दिखाना होगा। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी चेस्ट के लिए। कैंडिडेट जो भी हेलिंग फ्रॉम, जो भी मान लीजिए निवास कर रहे हैं या वहाँ से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली से या कुमाऊनीज, गोरखाज और डोगराज और मराठाज, एंड कैंडिडेट जो भी बिलोंग करते हैं असम, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे जगहों से, या जम्मू एंड कश्मीर कह लो, लद्दाख कह लो, तो उनके लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। तो आप लोग यहाँ से सब रीड कर सकते हो एक बार। ठीक है भाई, मेडिकल एग्जाम जो है इन कैंडिडेट का विल बी कंडक्टेड, ये कंडक्ट कराया जाएगा एक मेडिकल एग्जाम आप सभी लोगों का, जो ये चेक करेगा कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए भी होगा। आई साइट के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ कहा है, मिनिमम डिस्टेंस विजन जो आपका रहेगा वो 6/6 हो, या फिर एंड 6/9 होगा दोनों आईज से, विदाउट करेक्शन के साथ, विदाउट वियरिंग, मतलब कोई भी आपने चश्मा ग्लास नहीं पहना होगा। उसके अलावा ये चीज़ें बोली जा रही हैं। विजुअल किस तरीके के रहने चाहिए आपके, वो एक बार यहाँ से आप देख सकते हो। एक कलर ब्लाइंड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, एक जिस ऐसा पर्सन जिसको कलरों में फ़र्क नहीं पता लगता कि ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये कौन सा कलर है, तो वो एलिजिबल नहीं है इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है भाई, टैटू वाली बात देख लेना, टैटू ना ही हो आपके बॉडी पे कहीं भी तो वो अच्छा होगा, बाकी अगर है तो उसके लिए आप ये सब देख लो। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको डेट्स क्लियर कर दिए हैं। सिर्फ स्पोर्ट पर्सन, मतलब अपने जो भी खिलाड़ी भाई बहन सुन रहे हैं मुझे, अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कि कोई बड़े बड़े लोग भी सुन रहे हो जो स्पोर्ट में है। अभी जो भी सुन रहे हैं, ठीक है भाई, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, अगर आप स्पोर्ट में हो किसी में भी इंटरनेशनल लेवल तक भी, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगा डायरेक्ट सीआरपीएफ में, कांस्टेबल जीडी में।
ऑनलाइन अप्लाई करना है भाई सबको, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, डेट्स पे थोड़ा अपना स्टिक करना है। डेट सीआरपीएफ ने जो दिया है उसी पे रहेंगे, वो आगे पीछे इसको नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या रहेगी, और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा। जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, फीस भी ऑनलाइन दोगे। 100 रुपीज़ आपसे फीस चार्ज होगा। अगर आप यहाँ पर सभी को 100 रुपीज़ पे करने हैं, इन्होंने इस चीज़ को बता दिया क्लियर। देखिए फीस आर एग्जेम्प्टेड, जो भी महिलाएं होंगी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, या फिर वो अनुसूचित जाति जनजाति का पुरुष या महिला हो, तो उन लोगों को फीस यहाँ पर नहीं देनी है, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा आप ये जान लो। तो जो भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं या जीत चुके हैं मेडल, उनको ये पहले सिलेक्ट करेंगे। पहले इंटरनेशनल लेवल वालों को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेशनल वालों को, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर बता दिया। याद रखिएगा आपके जो कंपटीशन रहे हैं वो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच के समय के होने चाहिए। इसके पहले और इसके बाद के होंगे तो वो लोग ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू होगा कैंडिडेट को हो। यहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। किस चीज़ के लिए मिलेगा भाई एडमिट कार्ड? ये एडमिट कार्ड मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिजिक पीएचटी होगा आपका, और डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। भाई आपका कोई रिटर्न एग्जाम तो होगा नहीं, ये तो आपको क्लियर ही है। स्पोर्ट पर्सन में मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट जहाँ भी होते हैं, खासकर फोर्सेज में तो आप देख लो, तो वहाँ पर ये मैंने इतना देखा है कि ये कभी भी रिटर्न एग्जाम होते नहीं हैं, बहुत कम केस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आप अपना डीवी कराओगे, सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे जो फॉर्म में लगा रहे हो, उसके बाद एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोगे, उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम दोगे, और कैंडिडेट विल, फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई। देखिए वही सारा कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार इस चीज़ को रीड कर सकते हो। देखिए स्पोर्ट पर्सन को स्पोर्ट के कारण रिक्रूटमेंट में वैकेंसी तो मिल ही जाती है। अगर दूसरे लोग जानना चाह रहे हैं इनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, प्लस इनको कास्ट के बेनिफिट भी मिल रहे हैं, आप देख रहे हो, जैसा कि कास्ट के तो मिल ही रहे हैं, प्लस इनको स्पोर्ट की वजह से इनको रिक्रूटमेंट में ले लिया जाता है। बिना कोई एग्ज़ाम के इनको रिक्रूटमेंट में शामिल करके वैकेंसी दे दी जाती है। हालांकि इनको मेडिकल फिट होना ज़रूरी है, फिजिकली स्टैंडर्ड मतलब फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है, तो इन लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाती हैं स्पोर्ट पर्सन में। ठीक है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी, खासकर फोर्सेज में तो इसी तरीके से होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है भाई, एक बार ये पॉइंट एक बार रीड कर लो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। अब ये बता देता हूँ आपको, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट जो आपके वेरीफाई हो रहे हैं उसको पास करने के बाद ही होगा। ये चीज़ लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। तो मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी भाई? मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी, जो भी आप अपना, वो भी इन्होंने जो आपको बताए थे ना, 100 मार्क्स में से जो लोग मेडल लाए हैं, फर्स्ट आए सेकंड आए, उनको जितने मार्क्स मिलेंगे पार्टिसिपेशन के अलग मिलेंगे, तो उन सबको मैं बता दूं, उसी भी आप पर ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई। और जो लोग पीएचडी पास करेंगे वो लोग मेडिकल देंगे, और मेडिकल के बाद इस तरीके से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और ये भी बता दूं, जिन जिन भी अथॉरिटी ने आपको अवार्ड करे हैं, जिन भी अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट दिए हैं या अवार्ड्स दिए हैं या मेडल्स दिए हैं इस फील्ड के अंदर जहाँ पर भी आप गए हो, अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में थे, तो याद रखें कि आपका जो भी अवार्डिंग अथॉरिटी था, जिन्होंने भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट द्वारा जिन्होंने भी दिया था, याद रखें या तो वो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न हो। अगर आप नेशनल कंपटीशन में थे तो फेडरेशन या फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न होगा, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। स्टेट कंसर्न मतलब किसी राज्य के राज्य की जो एसोसिएशन है उस स्पोर्ट के लिए, उस गेम के लिए। ठीक है, तो वो उनके द्वारा होगा, तो ये नेशनल कंपटीशन वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, और इंटरनेशनल वालों के लिए ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न रहेगा। ठीक है।
हाँ, अभी इसके अलावा किसी ने आपको दिया है, किसी ने मान लीजिए आपके जो सर्टिफिकेट आपको मिला है या मेडल मिला है उस पर किसी और का स्टैंप है, किसी और का जो है अथॉरिटी के बारे में लिखा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस बात पे आप श्योर हो जाएं। ये आपके लिए एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार आप लोग रीड कर सकते हो। मैं अब ये बता देता हूँ एवरेज बॉडी वेट कितना होना चाहिए, मतलब केजी में जो आपका वेट होता है हर एज वाइज मैं बता देता हूँ। अगर महिलाएं कैंडिडेट फॉर्म भरेंगी इसमें, तो आप लोग को इतना याद रखना है कि अगर आपका जो एज है अगर वो 18 से 22 के बीच है, तो आपका जो यहाँ पर हाइट रहेगा वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मिनिमम है, ठीक है, इससे ऊपर ही होना चाहिए। और आपका हाइट जो और आपका जो वेट होगा वो 34.5 केजी से लेकर 42.5 केजी के बीच में होना चाहिए। एज इन ईयर में आपको बता दूं, अगर आप 23 से 27 एज के बीच में हैं और महिलाएं हैं और फॉर्म भर रही हैं इस रिक्रूटमेंट में, तो 37 से लेके 45 के बीच में आपका जो है यहाँ पर केजी में वेट होना चाहिए, अगर आपका 148 सेंटीमीटर हाइट है। सेम इसी तरीके से अगर आप 29 से 32, आप कहोगे कि यार 23 एज तो मैक्सिमम थी अप्लाई करने की, तो ये आप 29 से 32 और यहाँ पर 37 तक कैसे जा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप SC हो, अगर ST हो, OBC हो, तो आपके कास्ट रिजर्वेशन के हिसाब से भी आपके अपर एज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो ये आपको आपके हाइट पे डिपेंड करेगा, और आपके हाइट और एज पे डिपेंड करेगा कि आपका वेट क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप लोग यहाँ से सभी लोग देख लेना, अगर किसी की हाइट मान के चलिए 165 सेंटीमीटर है और अगर वो महिला है, तो उनका जो वेट रहेगा वो 18 से 22 एज में तो ये रहेगा, और 23 से 27 में ये रहेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग इसके लिए थोड़ा थोड़ा एलिजिबल नहीं हो, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा आगे आ जाते हैं। ये मेल कैंडिडेट को, भाइयों को बता दूं, भाइयों की जो हाइट है, जो भाई लोग फॉर्म भर रहे हैं अगर उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो उनको इतना याद रखना है कि अगर वो 18 से 22 एज के बीच में है तो उनका जो वेट रहेगा वो 46 से 56 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर उनका इससे थोड़ा ज़्यादा है, मान लीजिए उनका इसके बीच में आ रहा है, तो याद रखें कि उनका अगर यहाँ एज इतना है और हाइट इतना है, तो उनका वेट अगर इतना है तो वो मैनेज रहेगा, तो वो एक सही वेट आपका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इन्होंने ज़्यादा हाइट की टॉप मोस्ट हाइट में इन्होंने दिया है, मान लीजिए किसी की हाइट इतनी है तो उसका वेट इतने एज के बीच में है तो उसका वेट इतना होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो फिर लोगों का फिर इतना वेट भी होना चाहिए अगर वो इस एज के बीच में आ रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को यहाँ पर देख लेना है, सारी चीज़ें समझ लेनी है। तो इस तरीके से आप देख लेना, ये पुरुषों के लिए। आप देखोगे महिलाओं में तो इन्होंने हाइट इतना ज़्यादा रखा नहीं, 168 तक ही गए हैं। इससे ऊपर वैसे तो ज़्यादातर महिलाओं के केस में इतना होगा नहीं, इसलिए इन्होंने इतना ही दिया है। लेकिन मेल के कैंडिडेट के ग्राफ में आप देखोगे इन्होंने 190 सेंटीमीटर तक का हाइट भी इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया है, जिसके लिए इन्होंने वेट और बाकी सारी चीज़ें आपकी दी है। अगर आप ये मान के चलो 190 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है और अगर आप एक मेल हो, तो आप लोगों का वेट इतना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, जो कि एज वाइज इन्होंने बताया है, जो आपको एज ऊपर दिख रहा था, ठीक है। ये आपका ये नो ऑब्जेक्शन फॉर्म रहेगा। मान लीजिए आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप अगर मान लीजिए आप करंटली आज कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना है वहाँ से साइन करवा के कि उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि आप इस रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हो उन लोगों को। ओबीसी वाले लोग ये वाला फॉर्म भर देना अपने रिजर्वेशंस के लिए। क्रीमी लेयर स्टेटस रहेगा ये डिक्लेरेशन आपका कि आप NCL हो ओबीसी के, तो ये सब रहेगा। SC ST वाला फॉर्म ये है, ये EWS के लिए फॉर्म रहेगा। और चेस्ट मेजरमेंट के रिगार्डिंग ये फॉर्म है, अगर आप रिलैक्सेशन चाह रहे हो तो उसके लिए फॉर्म आपको लगाना है चेस्ट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ आपका किस तरीके का फॉर्म होगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा था एक अथॉरिटी वाली बात, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने इंडिया को एक इंटरनेशनल कंपटीशन में इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गेम, किसी भी एक गेम में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है एक इंटरनेशनल कंपटीशन में, किसी भी एक खेल में, गेम में, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो इस तरीके से होना चाहिए। नेशनल फेडरेशन या एसोसिएशन ऑफ, यहाँ पर उस स्पोर्ट का नाम होगा सर्टिफाइड टू, ये सर्टिफाई किया जा रहा है कि टू ग्रुप सी सर्विस अंडर द, तो सर्टिफाइड दैट कि जो भी आपका नाम होगा और ये सारी चीज़ें रहेंगी,
और इसमें होगा ऑफ रिप डैश कंट्री इन द गेम ऑफ, आपको बताना है किस गेम में, और इस तरीके से फॉर्म रहेगा। फिर ये जगह आ जाएगी, डेट आ जाएगा, और इसके बाद साइन और ये सब चीज़ें होंगी इस तरीके से। दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली व्हेन साइंड पर्सनली बाय द सेक्रेटरी और नेशनल फेडरेशन के द्वारा। अगर आपका ये सर्टिफिकेट साइंड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट होगा। सेम ये नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए आप देखोगे, वो इसके लिए ये वाला रहेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है भाई, याद रखें, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये सर्टिफिकेट है। ये आपका नेम रहेगा स्टेट एसोसिएशन का, कहाँ पर है वो रहेगा, सिग्नेचर, नेम, ये सब आपका आ जाएगा। इस तरीके से होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है आपका, इसको आप देख सकते हो। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन हो चुका है। 169 वैकेंसीज दी हैं। कुछ ही स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड करे हैं, मोस्टली आप देखोगे क्रिकेट नहीं है, वॉलीबॉल नहीं है, फुटबॉल नहीं है, तो बहुत से स्पोर्ट इसमें नहीं है। जिन स्पोर्ट्स में दिया है सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उनकी वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है। तो आप लोग इस तरीके से देख लोगे। 169 लोगों को रिक्रूट करेंगे, कांस्टेबल जीडी, जो कि ये सीआरपीएफ फोर्स में आप जाओगे। ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपको भेज सकते हैं, जहाँ पर भी आज के समय पे सीआरपीएफ के फोर्स लगे हुए हैं इंडिया में, वहीं पे आपको भेजेंगे। ठीक है भाई, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा, पीएचटी होगा बस, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको ये जॉब दे देंगे। इतना आसान प्रोसेस रहेगा आप सभी के लिए। जिनको भी समझ आया अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो थोड़ा एक बार और सही से देख लो पूरा वीडियो, फिर समझ आ जाएगा। और इस जानकारी को दोस्तों देश विदेश पूरे दुनिया में शेयर करो, ऑल इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में, और इंडिया में तो खासकर एक एक गली मोहल्ले तक लोगों तक शेयर करो। और साथ ही कोई डाउट लगाओ कमेंट में, आप बता सकते हो। इस जानकारी को जरूर लोगों तक शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।